हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ममता मशीनरी आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में कंपनी के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी किस तरह की है, कंपनी का कारोबार किस तरीके का है, किस तरीके का वैल्यूएशन है, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। सो फ्रेंड्स, 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में ममता मशीनरी का आईपीओ ओपन होने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 230 से 243 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस में कंपनी ने सेट किया है। 61 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन दोस्तों 179.39 करोड़ का आईपीओ है। प्योर ओएफएस है। देखिए, पहली बात तो आईपीओ का साइज अपने आप में काफ़ी स्मॉल है। उसके ऊपर दोस्तों एक ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। और आपको पता ही है, ओएफएस को नेगेटिव माना जाता है, बिकॉज कंपनी दोस्तों जब भी कोई ओएफएस लेकर आती है तो ये माना ही जाता है कि दोस्तों कंपनी जो है वो वैल्यूएशन थोड़े से हाई लेकर आएगी, बिकॉज कंपनी को खुद को पैसे की ज़रूरत है नहीं, तो कंपनी अच्छे दाम पर अपने शेयर्स बेचने की कोशिश करेगी, ये माना जाता है। एम्प्लॉयज़ के लिए दोस्तों डिस्काउंट है 12 रुपये प्रति शेयर का। तो अगर आप ममता मशीनरी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 12 रुपये पर शेयर का कंपनी ने डिस्काउंट ऑफर किया है। आपके लिए अलग से एक कैटेगरी रखी गई है। तो चलिए अब आते हैं सीधे कंपनी के कारोबार पे। राइट, तो पहली बात तो दोस्तों, कंपनी ऐसा नहीं कि आजकल की है। कंपनी 1979 में दोस्तों स्टार्ट हुई थी। ममता मशीनरी बेसिकली दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है मशीन्स फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस, पैकेजिंग एंड एक्सट्रूजन इक्विपमेंट। जी हाँ। सो कंपनी का कारोबार क्या है दोस्तों? कंपनी का कारोबार है बेसिकली मैन्युफैक्चर करना और एक्सपोर्ट करना मशीन्स। कौन सी मशीन्स? जो मशीन दोस्तों बेसिकली काम आती है प्लास्टिक बैग्स बनाने में, पाउचेस बनाने में, पैकेजिंग करने में, या फिर एक्सट्रूजन इक्विपमेंट करने में। इन सब चीज़ों की मशीन्स जो है वो बेसिकली दोस्तों कंपनी बनाती है। कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है फॉर द पैकेजिंग इंडस्ट्री। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मशीनरी कंपनी बनाती है तो इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत छोटा एस्पेक्ट है, ब्रॉड एस्पेक्ट है, मतलब ब्रॉड कैटेगरीज है कंपनी के पास। तो देखिए, कंपनी जो है वो बेसिकली एफएमसीजी से लगाकर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री को कैटर करती हुई नजर आती है। कंपनी के अगर कुछ कस्टमर्स की बात करता हूँ तो देखिए, बालाजी वेफर्स, दास पॉलीमर्स, जेफ्लेक्सी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, यूफोरिया पैकेजिंग, सनराइज पैकेजिंग, ओम फ्लेक्स इंडिया, शिटैल फूड्स, V3 पॉलीप्लास्ट प्राइवेट, देन इसके अलावा धालूमल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी स्नैक्स, गंगेश जूट प्राइवेट, देन वेस्टर्न इंडिया कैश्यू, एन प्रिंट, पैक प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको बहुत सारे कंपनी के कह सकते हैं नामी गिरामी बेसिकली क्लाइंट्स मिल जाएंगे कंपनी के, जिन कंपनी को बेसिकली जिन कंपनीज को भी इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है। ठीक है। कंपनी दोस्तों एज ऑफ 31 मई 2024 करीबन एक्सपोर्ट किया है मशीन्स टू ओवर 75 कंट्रीज। कंपनी का आपको इंटरनेशनल ऑफिस देखने को मिल जाएगा ब्रैडनटन फ्लोरिडा के अंदर, और मॉन्टगोमरी में करीबन ये अमेरिका में है। राइट, कंपनी के पास सेल्स एजेंट्स हैं करीबन 5 कंट्रीज में, जिसमें यूरोप, साउथ अफ्रीका और एशिया आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी के पास दोस्तों दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है मशीन्स के लिए, एक भारत में और एक दोस्तों यूएसए में आपको देखने को मिल जाएगी। एज ऑफ 31 मई 2024 कंपनी के पास 87 स्किल्ड इंजीनियर्स है और एप्लीकेशन एक्सपर्ट्स है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में तो आया होगा कि कारोबार क्या है। अब देखिए, कोई भी कारोबार अगर होगा तो उसकी कुछ अच्छी बातें होगी, स्ट्रेंथ होगी, कुछ वीकनेसेस भी होगी। तो पहली बात दोस्तों, कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ बैग स्लैश पाउच मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग मशीनरी। दूसरा, कंपनी का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है विद कस्टमाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ एक ही तरह की मशीन बनाती है। अगर कोई कस्टमर कहेगा कि उनको इस तरह की मशीन्स चाहिए XYZ, तो कंपनी वो भी बनाकर आपको दे सकती है। तीसरा, इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज और प्रोडक्शन प्रोसेस इन मटेरियल्स काफ़ी शानदार है। कंपनी का एक्सटेंसिव ग्लोबल सेल्स नेटवर्क है। ऐसा नहीं कि कंपनी आपको सिर्फ एक देश में मिलती है। कंपनी ऑलमोस्ट 75 कंट्रीज़ में अपना जो यहाँ पर मशीन्स है उसको एक्सपोर्ट कर रखा है। इसके अलावा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जो प्रोवाइड करती है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और ऑपरेशनल ओवरसाइट। तो ये तो दोस्तों कंपनी के पॉजिटिव बात हो गई। नेगेटिव क्या है, चैलेंजेस क्या है, रिस्क क्या है? पहली बात तो दोस्तों इकोनॉमिक सेंसिटिविटी। देखिए, जो डिमांड है फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इससे होगा क्या, अगर दोस्तों मान लीजिए इनके पक्ष में नहीं जाता है चीज़ें, या फिर कुछ इकोनॉमिक ज़्यादा ही डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, तो नो डाउट कंपनी के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, रेगुलेटरी हर्डल्स है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनली। तो अगर वहाँ पर कोई भी मान लीजिए रेगुलेटरी या फिर कोई कंप्लायंस में कंपनी ने गलती कर दी, तो इससे कंपनी के बिजनेस पर सीधा असर पड़ सकता है।
तीसरा डिपेंडेंसी है दोस्तों इनकी रॉ मटेरियल्स पे, मतलब जो रॉ मटेरियल्स है वो कंपनी को पहले तो जो दाम होते हैं उसके काफ़ी उतार चढ़ाव करते रहते हैं, वॉलेटिलिटी रहती है, तो उससे भी प्रॉफिट्स पर असर पड़ सकता है। लिमिटेड फ्रेश कैपिटल, देखिए क्योंकि एक आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन जो है वो कंपनी में नहीं हो रहा है, सारा पैसा जो है वो बेसिकली सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाए। अब दोस्तों एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं, किस तरह की कंपनी के नंबर्स है, ठीक है। सो दोस्तों 2023 के अंदर FY23 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 210 करोड़ के आसपास था। अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 241 करोड़ पर गया। यानी कंपनी के रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोस्तों साल भर साल हमको 14-15% की बढ़त देखने को मिली। अभी दोस्तों कंपनी का नंबर निकल कर आया था फर्स्ट क्वार्टर का, जिसमें कंपनी ने मात्र 29 करोड़ का रेवेन्यू किया है। एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस है वो H2 ज़्यादा में कंपनी का रेवेन्यू होता है, ऑलमोस्ट 2/3 रेवेन्यू कंपनी H2 में ही करती है। तो फर्स्ट क्वार्टर अगर वीक दिखता भी है तो उसको हमको नेगेटिव नहीं लेना है, बिकॉज वो ऐसा ही क्वार्टर रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी को समझते हैं तो ये कंपनी का प्रॉफिट करीबन 22 करोड़ के आसपास था 2023 में, और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 36 करोड़ पे था। यानी कंपनी के प्रॉफिट में तो हमको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। कंपनी के ऊपर बोरिंग्स अगर आप देखेंगे तो इनसिग्निफिकेंट है, कोई खास बोरिंग आपको कंपनी पर नज़र नहीं आएगी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कंपनी का रेवेन्यू मेजरली आ कहाँ से रहा है, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों जो बैग एंड पाउच मेकिंग मशीन्स है, राइट, वहाँ से कंपनी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मेजरली रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एक्सट्रूजन ब्लोन फिल्म मशीनरी है, वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 1500 करोड़ नहीं है, ये 150 करोड़ की फिगर जो है वो मिलियन में दे रखा है। तो कंपनी देखिए 150 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली बैग एंड पाउच मेकिंग मशीन से जनरेट करती है। को एक्सट्रूजन फिल्म से ऑलमोस्ट कंपनी 10 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके बाद दोस्तों पैकेजिंग मशीनरी से कंपनी ने ऑलमोस्ट 34 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। अटैचमेंट एंड स्पेयर से 31 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया, और आफ्टर सेल से कंपनी ने 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मेजरली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, मेजरली रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का बैग एंड पाउच मेकिंग मशीन से आता है। ये लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ज्योग्राफी वाइज कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि इसका इंडिया से मेजर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। इंडिया से होता है ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दोस्तों कंपनी जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, इंडिया के अंदर दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 2024 के अंदर 79 करोड़ का रेवेन्यू किया था, बट अमेरिका में कंपनी का रेवेन्यू 45 करोड़ का था, कनाडा में 5 करोड़ का था। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिको में 10 करोड़ के आसपास का था, पोर्टुगल में 7.8 करोड़ का था, और बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 84 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से ऑलमोस्ट 30% ही आता है, बाकी का रेवेन्यू जो है वो आपको कंपनी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट इनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज वहाँ से कंपनी मेजरली ऑफ द रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हाँ, इन द फर्स्ट क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 7 करोड़ इंडिया से आया, बाकी यूएसए से काफ़ी कमाया, ओनली 20 लाख के आसपास, बाकी कुवैत से 2 करोड़, पोर्टुगल से 2 करोड़, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 13 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना। बाकी दोस्तों कंपनी के अगर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का शानदार है, कंपनी का आरओसी शानदार है, डेट टू इक्विटी जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आती है वहाँ पर। मार्जिन कंपनी के 15% है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों वैल्यूएशंस, तो देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 16.59। इसके जो पीयर्स कंपनी ने अपने आरएसपी में बताए हैं तो उसमें देखिए एक कंपनी है राजू इंजीनियर्स, एक है विंसर मशीन्स, और तीसरी है मतलब काबरा एक्सट्रूजन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ममता मशीन जो सबको बताया 16 की पी है, बट उसको अगर और एनालाइज कर देते तो वो 14-15 की पी के आसपास आ जाता है। राजू इंजीनियर्स दोस्तों एक कंपनी है जो ट्रेड करती है एट अ पी ऑफ 57, और दूसरी कंपनी तो ये तो दोस्तों लॉस में है तो डेफिनेटली इसका कोई पी नहीं है। लेकिन काबरा एक्सट्रूजन ट्रेड करती है ऑलमोस्ट दोस्तों एट 30.64। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बाकी कंपनीज ट्रेड कर रही है और इस कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी है, ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कंपनी ने जगह छोड़ी है इन्वेस्टर्स के लिए। ओएफएस होने के बावजूद भी दोस्तों ऐसा नहीं कि वैल्यूएशंस को बहुत ज़्यादा हायर रखा, बहुत ज़्यादा ऊपर रखा, और वहाँ पर ऐसा रखा जहाँ पर पैसा नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है। कंपनी ने जगह छोड़ी है कि इन्वेस्टर्स भी दोस्तों जो पैसा है वो बेसिकली अपना बना पाए। तो इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, तो देखिए जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 45% चल रहा है। मेरे हिसाब से देखिए कंपनी जो है वो नो डाउट सही नज़र आती है, क्योंकि एक देखिए छोटा आईपीओ तो ये मतलब को समझना पड़ेगा कि ये बात ध्यान रखिएगा, ये आफ्टर लिस्टिंग भी सिर्फ 5% ही एक दिन में बढ़ सकता है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इस कंपनी में लिस्टिंग गेन बन सकते, तो आई थिंक लिस्टिंग गेन तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे, बट नो डाउट अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं।
बिकॉज इशू की साइज़ आप समझ सकते हैं कितनी स्मॉल है, तो अलॉटमेंट भी उतना ही दोस्तों यहाँ पर टफ रहता हुआ देखने को मिलेगा। मैसिव सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है इस आईपीओ के अंदर। मैं खुद क्या करूँगा, तो देखिए मैं खुद अप्लाई करूँगा। मैं आपको नहीं कह सकता कि देखिए आप अप्लाई करिए फिर अवॉइड करिए ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, बट मेरा व्यू जो है वो मैंने क्लियर कर दिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म का भी विचार रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि देखिए ये कोई खराब कंपनी नजर आती है मुझे एटलीस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।